ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावा में? जावा में कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर है? हम लोग जावा में ऑपरेटर्स कैसे यूज कर सकते हैं? हेलो दोस्तों, भूले तो नहीं। मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौर और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब देखेंगे। हम लोग ये एक स्टोरी से समझेंगे। दुनिया में एक ऐसा शहर था जहाँ के शूरवीर जावा नाम से मशहूर थे। इन शूरवीरों के पास बहुत सारी ताकतें थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स काम करते थे जैसे एक जादू की चिड़िया, जिससे शूरवीर मुश्किलों को आसान कर लेते थे। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटर था एडिशन का ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर। इस ऑपरेटर से शूरवीर दो नंबर्स को जोड़कर सही आंसर निकाल सकते थे। जैसे अगर कोई शूरवीर 5 के साथ 3 ऐड करना चाहता है तो वो एडिशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके उन्हें जोड़ सकता था और आंसर 8 मिलता था। दूसरा पॉपुलर ऑपरेटर था मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर, जिससे शूरवीर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते थे। अगर कोई शूरवीर 4 तलवार लेना चाहता था और एक तलवार 10 गोल्ड कॉइन्स का होता था, तो वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके 4 और 10 को मल्टीप्लाई करके 40 गोल्ड कॉइन्स की कीमत निकाल सकता था। इसके अलावा सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर भी थे, जिससे शूरवीर एक नंबर को दूसरे से सब्ट्रैक्ट और डिवाइड कर सकते थे। ये दोनों ऑपरेटर्स काम आते थे जब शूरवीर को किसी चीज को बीच में बांटना होता था और कितना बचता था वो मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करके पता कर सकते थे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी थे, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, जिससे शूरवीर दो वैल्यूज को कंपेयर कर सकते थे। जैसे अगर शूरवीर सेनापति को पता करना था कि क्या उसकी सेना दूसरे सेनापति की सेना से ज्यादा है, कम है या फिर समान है कि नहीं। और फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसे कि एंड और, जो शूरवीरों को और भी ताकतवर बना देते थे। शूरवीर इस ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके अपने घोड़े की तेजी, तलवार की तेजी, पैसे की ताकत और हिम्मत की ताकत को एक साथ मेजर कर सकते थे। अगर राजा सिपाही को पूछता है कि क्या हम युद्ध में जीत पाएंगे, सिपाही को ना बोलना होता है, पर वो नॉट लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके हाँ बोल सकता है। इस तरह से शूरवीर जावा के शहर में अपने ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके कई मुश्किलों को पार किया और बड़े बड़े काम किए। आज भी प्रोग्रामर्स इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके कई सारी अमेजिंग चीजें बनाते हैं। तो चलो इस ऑपरेटर्स की दुनिया में खो जाए। जैसे कि हमने देखा कि ऑपरेटर्स शूरवीर के लिए एक जादू की छड़ी जैसे थे, जो उनका सारा काम करने में मदद करते थे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह। वैसे ही जावा में ऑपरेटर्स हमको अरिथमेटिक, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म करने में मदद करते हैं। फिर हमने देखा कि शूरवीर दो नंबर को ऐड करने के लिए एडिशन ऑपरेटर को यूज करता था। वैसे ही जावा में अगर आपको दो नंबर ऐड करना है तो आप एडिशन ऑपरेटर को यूज करोगे। उसके बाद हमने देखा कि शूरवीर दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करता था। वैसे ही जावा में अगर आपको दो नंबर मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करोगे। उसके बाद शूरवीर चीजों को बांटने के लिए डिवीजन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करता था। वैसे ही जावा में अगर हमको दो नंबर डिवाइड करना है तो हम डिवीजन ऑपरेटर यूज करेंगे, और अगर हमको दो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करते थे। फिर शूरवीर मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करके ये देखते थे कि चीजें बांटने के बाद कितनी बची। वैसे ही जावा में अगर आपको दो नंबर डिवाइड करके ये पता करना है कि उसका रिमाइंडर क्या है, तो हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि शूरवीर सेनापति को यह पता करना था कि उसकी सेना दूसरी सेनापति के मुकाबले कैसी है, तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करता था और उसके सामने 6 सिनारियोस होते थे। तो पहला सिनारियो था कि क्या मेरी सेना उसकी सेना से कम है। तो अगर हमको जावा में एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से कंपेयर करना है और ये देखना है कि क्या वो वैल्यू दूसरे वैल्यू से कम है, तो हम लोग लेस देन ऑपरेटर यूज करोगे। फिर दूसरा सिनारियो था कि क्या मेरी सेना उसकी सेना से ज्यादा है। तो वैसे ही अगर जावा में हमको ये देखना है कि एक वैल्यू दूसरे से ज्यादा है, तो हम लोग ग्रेटर देन कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। तीसरा सिनारियो था कि क्या मेरी सेना उसी के सेना से कम है या फिर सेम है। वैसे ही जावा में अगर हमको ये देखना है कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से कम या फिर सेम है, तो हम लोग लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं। चौथा सिनारियो था कि क्या मेरी सेना उसकी सेना से ज्यादा या फिर सेम है। वैसे ही जावा में अगर हमको ये देखना है कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से ज्यादा या फिर सेम है, तो हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं। फिर पांचवा सिनारियो था कि क्या मेरी सेना उसकी सेना से सेम नहीं है। तो हम लोग वैसे ही जावा में अगर हमको ये देखना है कि क्या एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से सेम नहीं है, तो हम लोग नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं। फिर छठा सिनारियो था कि क्या मेरी सेना और उसकी सेना सेम है। वैसे ही जावा में अगर हमको ये देखना है कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से सेम है, तो हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि सेनापति को यह देखना था कि क्या मेरा घोड़ा दूसरी सेना के घोड़े से तेज है और मेरी तलवार भी उससे तेज है क्या।
तो वो एंड ऑपरेटर यूज करता था। वैसे ही जावा में अगर हमको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है तो हम लोग एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। एंड लॉजिकल ऑपरेटर हमको फॉल्स देगा अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो, और अगर सारी कंडीशंस ट्रू है तो वो ट्रू आउटपुट देगा। वैसे ही हम लोग और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए, लेकिन और ऑपरेटर हमको ट्रू देगा अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो, अगर सारी कंडीशन फॉल्स है तो और ऑपरेटर हमको फॉल्स देगा। उसके बाद हमने देखा कि सेनापति को ना चाहते हुए भी राजा को हाँ बोलना पड़ा था। वैसे ही अगर हम लोग नॉट ऑपरेटर फॉल्स के आगे लगा दे तो हमको आउटपुट ट्रू मिलेगा, और अगर हम लोग नॉट ऑपरेटर ट्रू के आगे लगा दे तो हमको फॉल्स आउटपुट मिलेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अभी हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर समझेंगे। आपको अगर किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो आप इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हो। इस इक्वल टू ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इन सब ऑपरेटर्स के अलावा भी दो और ऑपरेटर्स होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसमें प्री इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, और प्री डिक्रीमेंट होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। हम लोग पहले प्री इंक्रीमेंट देख लेते हैं। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक वेरिएबल है एज जिसमें वैल्यू है 30। अभी हम लोग ऐसे लिखते हैं system.out.println प्लस प्लस है। कभी भी अगर वेरिएबल के पहले हम लोग प्लस प्लस लिख रहे हैं मतलब ये प्री इंक्रीमेंट होता है। अब इस लाइन में दो काम करना है हमको, वैल्यू इंक्रीमेंट भी करनी है और प्रिंट भी करना है। लेकिन क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है तो ये क्या बोलता है कि सबसे पहले मेरा वैल्यू बढ़ाओ और फिर तुम्हारा काम करना। मतलब हमको भी वेरिएबल की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। मतलब एज में अभी जो 30 वैल्यू है वो 31 हो जाएगी, और फिर उसके बाद हमको प्रिंट करना पड़ेगा, तो इसका आउटपुट आएगा 31। अभी हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट देखते हैं। हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास सेम वेरिएबल है एज जिसमें वैल्यू है 30। हम लोग ऐसे लिखते हैं system.out.println a प्लस प्लस। ये लाइन में भी हमको दो काम करना है, प्रिंट भी करना है और वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करनी है। लेकिन क्योंकि हमने इंक्रीमेंट वेरिएबल के बाद लिखा है तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। मतलब ये क्या बोलता है, पहले सब तुम्हारा काम कर लो फिर मुझे इंक्रीमेंट करना। तो इसमें हम लोग को पहले प्रिंट करना है, तो हम पहले वेरिएबल एज की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 30, और फिर हम वो वैल्यू को बढ़ाएंगे तो मेमोरी में एज की वैल्यू हो जाएगी 31, लेकिन इसका आउटपुट आएगा 30। अभी हम लोग देखेंगे कि प्री डिक्रीमेंट क्या होता है। डिक्रीमेंट का मतलब होता है हमको वैल्यू कम करनी है -1 से। तो हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं। सपोज एज में सेम वैल्यू है 30। अभी हम लोग ऐसे लिखते हैं system.out.println -m। क्योंकि ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के पहले आया तो ये प्री डिक्रीमेंट हुआ। तो इस लाइन में भी हमको दो काम करना है, प्रिंट करना है और वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है। लेकिन क्योंकि ये प्री डिक्रीमेंट है तो हमको पहले वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी और उसके बाद प्रिंट करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले वैल्यू को डिक्रीज करेंगे -1, तो एज की वैल्यू हो जाएगी अभी 29, और फिर हम लोग प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आएगा 29। अब भी हम लोग पोस्ट डिक्रीमेंट में कैसे करेंगे, हम लोग सेम वेरिएबल यूज करेंगे एज इक्वल टू 30, और अभी हम लोग ऐसे लिखेंगे system.out.println a माइनस। क्योंकि माइनस ऑपरेटर वेरिएबल के बाद आ रहा है तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो ये लाइन में भी हमको दो काम करना है, प्रिंट भी करना है और वैल्यू को डिक्रीमेंट भी करनी है। लेकिन क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है तो ये क्या बोलता है कि तुम्हारा पहले सब काम कर लो फिर मुझे डिक्रीमेंट करना। तो पहले हमको इसको प्रिंट करना पड़ेगा और फिर इसको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा और वेरिएबल एज की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीमेंट करने के बाद। डेमो। अभी हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग ऑपरेटर्स जावा में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर से। हम लोग ऐसे लिखते हैं इंट एज इक्वल टू 30। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे एज जिसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं 30। तो जो इक्वल टू है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि हम लोग एक वेरिएबल एज को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें प्लस आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एज प्लस 1। तो इसमें क्या होगा, जो भी एज की वैल्यू होगी उसमें +1 हो जाएगा। तो एज में ऑलरेडी 30 वैल्यू है तो इसका आउटपुट आएगा 31। तो ये प्लस को एडिशन ऑपरेटर बोलते हैं। इसके बाद अगर हम लोग ऐसे करें कि प्लस की जगह माइनस कर दें, तो एज -1, एज में वैल्यू है 30 तो -1 हो जाएगा 29। तो ये माइनस को सबट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मल्टीप्लिकेशन, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 1 से, मतलब एज वैल्यू इंटू 1, तो 30 इंटू 1, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 30। तो हम लोग इसमें जो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन लिखा वो एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था डिवीजन ऑपरेटर। अगर मैं ऐसे कर दूं एज डिवाइड बाय 2, मतलब एज की वैल्यू है 30 और डिवाइड बाय 2, तो इसका आउटपुट आ जाएगा। डिवीजन ऑपरेटर हमेशा हमको क्वोशंट देता है, तो क्योंकि 30 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू 15 30 होता है, इसलिए आउटपुट में देख सकते हो 15 आ गया। अगर मैं यहाँ पे वही मॉड्यूलस कर दूं, तो मॉड्यूलस क्या करता है, जो भी वैल्यू है एज में 30 उसको डिवाइड करेगा 2 से और रिमाइंडर देगा।
क्योंकि 30 डिवाइड हो जाएगा 2 से और रिमाइंडर इसका 0 आएगा, तो इसका आउटपुट हमको 0 मिलेगा। तो ये सब होते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद हम लोग ने देखा था कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम लोग ने देखा था कि क्या वैल्यू ग्रेटर है, लेस देन, तो वही सब हम लोग देखेंगे अभी मैं अगर ऐसा लिखूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन एज ग्रेटर देन 40, तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल रहा हूँ कि क्या एज ग्रेटर है 40 से, एज की वैल्यू 30 है, तो 30 ग्रेटर नहीं है 40, तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा हमको या तो फिर ट्रू देगा या तो फिर फॉल्स देगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू देंगे, नहीं तो फॉल्स देंगे। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो कि फॉल्स है। वही अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ एज लेस देन 30, तो क्योंकि एज की वैल्यू 30 है और 30 40 से कम है, तो ये हमको आउटपुट देगा ट्रू। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रू आउटपुट प्रिंट हुआ। अगर मैं अभी ऐसे लिखूँ एज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे 30 कर दूँ, तो एज की वैल्यू 30 है और यहाँ पे भी 30, तो मैंने ऐसे लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ये दोनों की वैल्यू या तो, इसका मतलब ये है कि एज की वैल्यू ग्रेटर देन 30 होनी चाहिए तो इक्वल टू होनी चाहिए। क्योंकि एज की वैल्यू 30 और वो इक्वल है, तो यहाँ पे हमको आउटपुट आएगा ट्रू। वही यहाँ पे मैं लेस देन भी कर सकता हूँ कि क्या एज लेस देन इक्वल टू 30 है, मतलब एज की वैल्यू है तो 30 से कम या फिर इक्वल होनी चाहिए। दोनों में से अगर कोई भी ट्रू है तो आउटपुट ट्रू मिलेगा। तो क्योंकि 30 इक्वल टू 30 है, तो हमारे केस में आउटपुट ट्रू आ जाएगा। अभी हम लोग ऐसे देख सकते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। ये क्या करेगा, ये देखेगा कि क्या एज की वैल्यू 30 से इक्वल है क्या, तो अगर इक्वल है तो ट्रू देगा, नहीं तो फिर फॉल्स देगा। क्योंकि हमारे केस में इक्वल है तो आउटपुट आएगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। तो हमारे केस में देख सकते हो कि आउटपुट ट्रू आया। अगर मैं वही यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूं एज इक्वल टू 31, क्योंकि एज में 30 वैल्यू है और यहाँ पे 31 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो आउटपुट में आना चाहिए फॉल्स। वैसे हम लोग यहाँ पे नॉट इक्वल टू यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि क्या एज की वैल्यू 31 से इक्वल नहीं है, अगर आंसर है हाँ तो आउटपुट आएगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो हमारे केस में एज की वैल्यू 30, तो 30 इज नॉट इक्वल टू 31, तो ट्रू है, क्योंकि 30 31 दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा ट्रू। और अगर मैं यहाँ पे 30 कर दूं, तो ऐसा होगा कि क्या एज की वैल्यू और 30 की वैल्यू सेम नहीं है, तो क्योंकि हमारे केस में एज की वैल्यू 30 और 30 इक्वल टू 30 है, तो 30 नॉट इक्वल टू 30 में फॉल्स आ जाएगा आउटपुट। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में पहले आता है एंड क्या कहते हैं, मल्टीपल कंडीशंस चेक करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं एज ग्रेटर देन 40 एंड 2 ग्रेटर देन 3, अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसका मतलब क्या है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स हमेशा मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। तो पहला कंडीशन यहाँ पे क्या, एज ग्रेटर देन 40 है, तो एज की वैल्यू 30 ग्रेटर देन 40 है क्या, नहीं है, फॉल्स। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों कंडीशन में अगर कोई भी एक भी फॉल्स हुआ तो आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। क्योंकि हमारे केस में पहली कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। ये आउटपुट फॉल्स आ गया। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं कि एज ग्रेटर देन 20 और 4 ग्रेटर देन 3, तो ये केस में क्या है, क्या एज ग्रेटर देन 20 है, तो एज की वैल्यू है 30, तो हाँ 30 ग्रेटर देन 20 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में आ गए, क्या 4 ग्रेटर देन 3 है, तो ये कंडीशन भी ट्रू है। तो हमने देखा था कि एंड ऑपरेटर ट्रू देता है अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, तो क्योंकि इस केस में हमारा दोनों कंडीशन ट्रू है, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा ट्रू। अगर मैं यहाँ पे और कर दूं और मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि एज ग्रेटर देन 40, तो यहाँ पे क्या करेगा, और ऑपरेटर भी मल्टीपल कंडीशंस चेक करता है, लेकिन और ऑपरेटर क्या देखता है कि जितने भी कंडीशन हमने लिखे उसमें से अगर एक भी ट्रू है तो हमको आउटपुट ट्रू दे देगा, नहीं तो दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ही वो फॉल्स देगा। तो हम लोग पहली कंडीशन देखते हैं कि क्या एज ग्रेटर देन 40 है, एज की वैल्यू 30 है, तो 30 ग्रेटर देन 40 नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में जाएंगे, क्या 4 ग्रेटर देन 3 है, तो आंसर है हाँ ट्रू है। तो क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हुई पहली वाली और दूसरी कंडीशन ट्रू हुई, तो और ऑपरेटर हमको ट्रू देगा अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई, तो हमारे केस में इसका आउटपुट आ जाएगा ट्रू। उसका हमने देखा था कि नॉट ऑपरेटर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, अगर आप ट्रू पास करोगे तो फॉल्स देगा, और अगर फॉल्स पास करोगे तो ट्रू देगा। ये केस में क्योंकि हमने ट्रू पास किया तो इसका आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। ये बेसिकली नेगेशन ऑपरेटर मतलब उल्टा कर देता है। और अगर मैं यहाँ पे अगर फॉल्स करूं तो इसका आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद हमने देखा था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसमें दो थे, प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। तो अभी हम लोग वो देख लेते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ प्लस प्लस एज, तो ये क्या हुआ, क्योंकि वेरिएबल के पहले ऑपरेटर लिखा है प्लस प्लस, तो प्री इंक्रीमेंट है। इसका मतलब है पहले वैल्यू एज की बढ़ाओ और फिर इसको प्रिंट करो। तो क्योंकि एज में 30 वैल्यू है तो अभी हम लोग इसको इंक्रीमेंट कर लेंगे। तो अभी एज की वैल्यू हो जाएगी 31 और फिर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 31। ये देखो यहाँ पे देख सकते हो कि 31 आउटपुट आया।
उसके बाद अगर सपोज मैं ऐसे करूँ एज प्लस प्लस, क्योंकि हम लोग ने ऑपरेटर ये प्लस प्लस वेरिएबल के बाद लिखा है तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले तुम प्रिंट करो और फिर इसकी वैल्यू बढ़ाना। तो क्योंकि हम पहले इसको प्रिंट कर रहे हैं एज को, और एज में अभी वैल्यू 30 है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 30। लेकिन अगर मैं इसके बाद ऐसा करूं, अगर मैं ऐसा लिखूं, ये केस में क्या हुआ, हमारा आउटपुट पहले प्रिंट हुआ तो 30 आ गया, लेकिन हमने उसके बाद एज की वैल्यू इंक्रीमेंट की, तो अभी एज में 31 वैल्यू है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जब भी प्रिंट करेंगे तो अभी एज की वैल्यू 31 है, तो आउटपुट में हमारा 31 आएगा अभी नेक्स्ट स्टेप में। तो आप देख सकते हो पहले स्टेप में 30 आया और नेक्स्ट स्टेप में 31 आया। अभी हम लोग डिक्रीमेंट देख लेते हैं। अभी इसमें मैंने क्या किया, वेरिएबल के पहले ऑपरेटर किया, तो ये प्री डिक्रीमेंट है। प्री डिक्रीमेंट का होता है मतलब ये वैल्यू को पहले डिक्रीज करो फिर प्रिंट करो। तो पहले एज वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे तो 30 से हो जाएगा 29 और फिर हम लोग प्रिंट करेंगे, तो अभी हमारा आउटपुट आ जाएगा 29। अगर मैं अभी इसको ऐसे कर दूं एज माइनस माइनस, तो ये क्या हुआ, ये पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया। तो क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है, पहले हमको प्रिंट करना पड़ता है और फिर डिक्रीमेंट करना पड़ता है। तो हम लोग अभी इसमें प्रिंट कर लेंगे, तो अभी पहले प्रिंट कर लेंगे एज को, तो एज का वैल्यू क्या है 30, और फिर इसको डिक्रीमेंट करेंगे। तो पहले प्रिंट हो जाएगा 30 और फिर मेमोरी में एज की वैल्यू हो जाएगी 29 सॉरी। तो हम लोग अगर इसको रन करेंगे तो आउटपुट आएगा 30। लेकिन अगर मैं सपोज इसके बाद ये स्टेप लिख लूँ तो इससे क्या होगा, हमने ये केस में प्रिंट किया 30, फिर हम लोग ने वो वैल्यू को कम किया -1 किया, तो मेमोरी में एज की वैल्यू हो गई 29 और फिर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं एज को, तो अभी आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट तो 30 आ जाएगा लेकिन इसका आउटपुट आएगा अभी 29। होप आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ भी नहीं समझा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप मेरा अपकमिंग वीडियोस मिस ना करो। थैंक यू।